नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल के बारे में। क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी में एक इम्पॉर्टेंट योगदान है एरिस्टोटल का। इन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। प्लेटो के पढ़ने के बाद एरिस्टोटल को पढ़ना एक अलग ही अनुभव देता है, क्योंकि प्लेटो जहाँ पे एक आइडियल समाज की स्थापना करने की कोशिश करते हैं, एरिस्टोटल बहुत हद तक व्यवहारिक माने जाते हैं और ये चीज़ें इनके विचार में भी दिखता है। तो एरिस्टोटल अगर आप देखेंगे तो एरिस्टोटल का जो जन्म है वो स्टाइगिरा में हुआ था, जो मैसेडोनिया का पार्ट था। मैसेडोनिया वही जगह है जहाँ से अलेक्जेंडर द ग्रेट आते हैं, और इनका जन्म स्टाइगिरा में हुआ था जो मैसेडोनिया का पार्ट है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए, क्योंकि एरिस्टोटल का मैसेडोनियन होना इनके जीवन को प्रभावित करता है, वो देखेंगे हम आगे। तो इनके जो फादर थे, एरिस्टोटल के जो फादर थे निकोमैकस थे, जो किंग एमेंटस, मैसेडोनिया के जो किंग थे एमेंटस III, उनके राज्य में वो काम करते थे। अगर हम एरिस्टोटल को देखते हैं तो एक बायोलॉजिस्ट भी थे, और उनके अलग अलग विधाओं में उन्होंने अपनी महत्ता और पढ़ाई की थी। तो देखते हैं कि बायोलॉजी का बहुत प्रभाव उनके राइटिंग्स और पॉलिटिकल डिस्कशन और पॉलिटिकल राइटिंग्स पे भी पड़ता है। अगर हम अर्ली लाइफ और उनके एजुकेशन को देखें तो एजुकेशन के लिए उस समय जो महत्वपूर्ण जो इंस्टीट्यूशन था वो प्लेटोज एकेडमी था, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा की है। यहाँ पे पढ़ाई के लिए वो 367 BC से लेकर 347 BC तक रहते हैं। इनिशियली वो स्टूडेंट की तरह रहते हैं और बाद में जाके वहाँ के फैकल्टी के रूप में भी काम करते हैं। इसके बाद जब प्लेटो की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे राजनीति शुरू हो जाती है और एरिस्टोटल को एथेंस छोड़ना पड़ता है। वो अलग अलग जगह जाना शुरू करते हैं और फाइनली वो मैसेडोनिया भी जाते हैं। प्राइमरली यहाँ पे इनकी जो स्थिति थी एरिस्टोटल की, एथेंस में वो स्ट्रेन रिलेशन हो गई थी, और स्ट्रेन रिलेशन, खराब रिलेशन मुख्य रूप से ये था क्योंकि प्लेटो का डेथ हो गया था और एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था एकेडमी में, प्लेटो की एकेडमी में। और दूसरा जो कारण था कि उनका मैसेडोनियन होना, स्टाइगिरा एक प्लेस है जो मैसेडोनिया में है, तो उनका मैसेडोनियन होना भी एक कारण था। और दूसरा जो पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई प्लेटो के डेथ के बाद, कि कौन एकेडमी का हेड करेगा, कौन चलाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इसी दौरान अलेक्जेंडर द ग्रेट का पढ़ाने का काफ़ी काम एरिस्टोटल ने किया, लेकिन इसमें बहुत सफलता उन्हें नहीं मिली। तो उसके पश्चात वो वापस एथेंस आते हैं और वहाँ पे प्लेटो की तरह ही एकेडमी के अल्टरनेट के रूप में एक लाइसियम जैसा इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, और वहाँ पे वो रहते हैं। लेकिन उन्हें बाद में एथेंस को छोड़ना पड़ता है, और उसके बाद जब वो वहाँ से छोड़ते हैं तो उसके कुछ ही समय बाद उनका डेथ हो जाता है। तो उनको छोड़ने के पीछे मुख्य जो कारण कहा जाता है, क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट बहुत सारे क्षेत्रों को जीतते हुए ग्रीक सिटी स्टेट को भी जीतता है, और उसमें एथेंस पार्ट को भी जीतता है, जहाँ का जो शासक है वो एंटीपैटर बनता है, जो मैसेडोनियन डिक्टेटर था और एरिस्टोटल का फ्रेंड भी था, लेकिन वो बहुत अनपॉपुलर होता है। तो जब अलेक्जेंडर का डेथ हो जाता है उसके बाद एंटीपेटर के अगेंस्ट रिवोल्ट शुरू होता है, और ऐसी स्थिति में एरिस्टोटल को एक मैसेडोनियन के रूप में देखा जाने लगा रहता है। तो जो बाहरी का जो कॉन्सेप्ट है कि एरिस्टोटल एक बाहर के प्लेस से होता है, इसके कारण इनका विरोध होता है, और इसी विरोध के दौरान हमें ये भी समझना है कि एरिस्टोटल ने निर्णय क्या लिया। तो ये उनके फिलॉसफी के बारे में भी दर्शाता है, और फाइनली एरिस्टोटल को एथेंस को छोड़ के जाना पड़ता है। तो इसी दौरान हम कह सकते हैं कि he said he did not wish to see the city commit another crime against philosophy, कि वो उस शहर को छोड़ देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जिस तरह से सोक्रेटिस के खिलाफ पूरा जो विरोध हुआ और सोक्रेटिस को हेमलॉक जो विष देकर मार दिया गया, उस तरह की स्थिति में वो नहीं चाहते हैं, और ये कहीं ना कहीं उनके व्यवहारिकता और व्यवहारिक फिलॉसफी के बारे में भी बतलाता है। मेजर जो वर्क्स है अगर हम देखें
एरिस्टोटल के वो है द पॉलिटिक्स, जिसमें वो मेनली अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है 158 कॉन्स्टिट्यूशन को विश्लेषण करते हैं। उसके साथ साथ जिनके अलग विचार है, राज्य के बारे में विचार है, उन सब की चर्चा करते हैं। निकोमेनियन एथिक्स में मेनली वो वर्च्यू और इन सब चीज़ों की चर्चा करते हैं। इसके साथ साथ इनकी अलग भी पुस्तक है जो जूलॉजी से संबंधित है, जैसे पार्ट्स ऑफ एनिमल है, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स है, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स है। तो अलग अलग विधाओं में इनकी राइटिंग हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही इज ऑल्सो कॉल्ड ही इज अ फादर ऑफ फील्ड ऑफ लॉजिक, और उनकी एक तरह की रीजनिंग है जिसको हम सिलोजिज्म कहते हैं। सिलोजिज्म आप सभी जानते हैं कि जैसे एक अगर एग्जांपल के लिए कि ऑल मेन आर मॉर्टल, सोक्रेटिस इज अ मैन, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सोक्रेटिस इज मॉर्टल। तो एक प्रीमिस दिया गया है और उसके आधार पे हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये सिलोजिज्म का कॉन्सेप्ट है जो मेनली एरिस्टोटल से निकल कर आता है। और जो इम्पॉर्टेंट एरिया है जो पॉलिटिकल थॉट का, जहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन है, तो एक कंट्रीब्यूशन ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। स्पेसिफिकली उन्होंने एम्फेसाइज किया था कि साइंटिफिक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से पॉलिटिक्स को पढ़ा जाए। और इसमें एक अटेम्प्ट हम देखते हैं जब वो 158 कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासीफाई करते हैं 6 अलग अलग ग्रुप में, जिसमें मोनार्की है, एरिस्टोक्रेसी है, पॉलिटी है, और दूसरी तरफ टायरनी है, ओलिगार्की है और डेमोक्रेसी है। पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस भी कहा जाता है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस डायरेक्ट करता है कि और सब विषय का विकास किस तरीके से होगा। तो ये सारे कंट्रीब्यूशन है। इसके साथ साथ हमें ये भी समझना है आने वाले लेक्चर्स में कि प्लेटो और एरिस्टोटल के बीच में भिन्नता क्या थी, समानता क्या थी, क्योंकि प्लेटो एक तरफ आइडियलिज्म की बात करते हैं, एरिस्टोटल दूसरी तरफ व्यावहारिकता की बात करते हैं। तो ये चीज़ से फ़र्क हम आगे देखेंगे कि प्लेटो एक तरफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को कुछ वर्गों के लिए मना करता है, तो दूसरी तरफ एरिस्टोटल कहता है कि नहीं, ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो प्लेटो एक तरफ मना करता है कि प्रॉपर्टी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कुछ वर्ग विशेष के लिए, लेकिन एरिस्टोटल प्रॉपर्टी को महत्वपूर्ण मानता है, फैमिली जैसे इंस्टीट्यूशन को महत्वपूर्ण मानता है। तो इस तरह की व्यवहारिक बातें आप एरिस्टोटल की राइटिंग में देखेंगे। तो इसके बाद अलग अलग लेक्चर्स में हम इनके अलग अलग कॉन्सेप्ट को लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।